नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे हाईकोर्ट से गुहार, खाली पड़े दरबार। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में जल्द ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक बार फिर हाईकोर्ट से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाने का अनुरोध करेगी। वर्तमान तय सीमा की वजह से पर्याप्त यात्रियों को धामों में दर्शन का मौका नहीं मिल पा रहा है, जबकि चारों धाम सुबह से ही खाली हो रहे हैं। सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा का अधिकांश समय जा चुका है। मुख्यमंत्री सिर्फ चुनावी स्टंट के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। चर्चा आज इसी पर करेंगे, उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की लाइफलाइन और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी चारधाम यात्रा कोरोना महामारी के बीच बामुश्किल शुरू हुई। इस यात्रा के शुरू होने के बावजूद श्रद्धालुओं और यात्रा से जुड़े व्यवसायियों की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। दरअसल कोरोना के चलते सीमित संख्या में चारधाम यात्रा को खोला गया है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाने का अनुरोध करेगी। हमने वहाँ की समीक्षा की है। सरकार ने सभी जगह पर सफाई व्यवस्था से लेके जो अन्य परिवहन व्यवस्थाएं हैं, आने जाने की व्यवस्थाएं हैं, रहने की व्यवस्थाएं हैं, सभी व्यवस्थाओं का जब एक तरह से हम लोगों ने आंकड़े जुटाए हैं या उस पर बात की है, तो 11 बजे के आसपास सभी जगह लगभग सारे मंदिर खाली हो जा रहे हैं और ये संख्या काफ़ी कम है। इसलिए माननीय न्यायालय से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि संख्या बढ़ा दी जाए और चूंकि अधिक लोग दर्शन करना चाहते हैं तो वो लोग अधिक लोग दर्शन कर पाएं और हमारे चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जो व्यापार करने वाले हैं, छोटे व्यापार करने वाले हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। क्योंकि अधिक लोग आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी आजीविका का भी जो साधन है वो ठीक से चलेगा। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए सीमित संख्या में चारधाम यात्रा को खोला है, जिसके तहत केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800, बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री धाम में कुल 400 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं तीर्थ पुरोहित ब्रजेश सती का कहना है कि यात्रा के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देवस्थानम बोर्ड की ओर से ई पास की बाध्यता और स्थानीय लोगों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था से यात्रा में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सरकार को इन्हें समाप्त करना चाहिए। जबकि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतूड़ी का कहना है कि सरकार सिर्फ चुनावी स्टंट के चलते अब हाईकोर्ट जाने की बात कह रही है। देवस्थानम बोर्ड की ओर से जो ई पास की व्यवस्था की गई है, उसके कारण ही पूरी ये यात्रा व्यवस्था चरमराई हुई है। तो हम चार धामों के तीर्थ पुरोहित, इन मंदिरों से जुड़े हकूकधारी एवं सभी लोगों का यह आग्रह है कि देवस्थानम बोर्ड की ओर से जो ये ई पास की व्यवस्था की जा रही है, इसको तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो स्थानीय लोगों को पंजीकरण की बात कही गई है, उसकी बाध्यता भी समाप्त की जानी चाहिए। और हमारी सरकार से यह भी मांग है कि चारों धामों में यात्रियों के आने का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो माननीय न्यायालय से निवेदन करके चारों धामों में आने वाली यात्रियों की संख्या को बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ अपनी बात ठीक नहीं रख पाए, वापस लेना पड़ा। आखिर में हाई कोर्ट ने इनको जो गाइडलाइन दी उसका नियम पालन करने की बात हुई। तो उसी दिन अगर आप कह देते कि चारधाम यात्रा से लोगों के जीवन यापन का प्रश्न है, उत्तराखंड की ये इकोनॉमी रीढ़ की हड्डी है, तो शायद माननीय उच्च न्यायालय उस दिन समझ जाते। अब वक्त बिल्कुल नहीं है, वक्त खत्म हो चुका है। केवल चुनावी जुमले जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रसिद्ध है कि ये ज़्यादातर हर बात चुनाव के हित में करती है कि ताकि इनके लिए लोग, और दूसरा
जो देवस्थानम बोर्ड है उसकी मार इनके ऊपर है। ये इसको टालना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। वैसे इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यात्रा का अधिकतम समय निकल चुका है। ऐसे में बामुश्किल अब 1.5 महीने की यात्रा ही शेष बची है। सवाल ये है कि पहले यात्रा सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से बंद रही और जब खुली तो उसमें भी सीमित संख्या। इन सब के बीच तीसरी लहर का खतरा और टेंशन बढ़ा रहा है। देखना होगा कब तक सरकार हाईकोर्ट में याचिका दायर करती है, कब तक कोर्ट फैसला सुनाता है। ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की, जहां पर जिसमें सीमित संख्या में जो व्यक्ति अभी आ पा रहे थे, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम हाईकोर्ट में गुहार लगाएंगे कि इस संख्या को बढ़ा दिया जाए। वहीं पर तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि ये सीमित संख्या वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए, ये यात्रा सभी के लिए खोल देनी चाहिए। व्यवसायियों को काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार का कहना है कि अगर ज्यादा संख्या में लोग आएंगे तो हमें कोरोना का भी खतरा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई? क्या वाकई विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सरकार पर वो बिल्कुल सही है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी कि वो चारधाम यात्रा को शुरू कराए? जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है तब से कुछ ना कुछ यहाँ पर अड़ंगे लगते चले आ रहे हैं और अब सीमित संख्या की वजह से श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पा रहे और उन्हें ऐसे ही वापस लौटना पड़ रहा है। लोगों को तमाम तरीकों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यवसायियों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तमाम तरीके की दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही हैं। सीएम क्या ये चुनावी स्टंट के लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये सवाल विपक्ष ने उठाया है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है, बाकी सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि वो चारधाम यात्रा को शुरू करा सके। यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जिस तरीके से 2022 में चुनाव भी होने हैं और चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित और व्यवसायी काफी नाराज भी चल रहे हैं सरकार से। पहले तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे थे, उसके बाद अब व्यवसायी भी नाराज हैं क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को नुकसान हुआ, चारधाम यात्रा बंद हुई और चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए पहले सरकार हाईकोर्ट के पास गई, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास गई और सुप्रीम कोर्ट के बाद वापस हाईकोर्ट आना पड़ा। उसके बाद चारधाम यात्रा जो है वो शुरू हुई 18 सितंबर से और उसके बाद से एक के बाद एक तमाम तरीके की दिक्कतें सामने आने लगी। पहले तो कर्मचारी संघ जो है उन्होंने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तीर्थ पुरोहितों की तो वो भी काफी नाराज चल रहे थे। उनका कहना था कि ये सीमित संख्या में क्यों किया जा रहा है, सीमित संख्या का जो कॉन्सेप्ट है उसे ही हटा देना चाहिए, सभी यात्रियों के लिए दरबार को खोल देना चाहिए। 1.5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अब सरकार कब याचिका डालेगी, कब कोर्ट फैसला सुनाएगा, जरा से वक्त बचा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तमाम है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। गणेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रविंद्र आनंद जी जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ उमा सती बद्रीनाथ स्थित ब्रह्म कपाल पर रोहित पंचायत अध्यक्ष के अध्यक्ष हैं जो कि जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और सबसे पहले उमा जी मैं आपके पास आऊंगी और मैं आपसे जानना चाहती हूँ किन दिक्कतों का सामना आपको इन चारधाम यात्रा में करना पड़ रहा है? पहले तो हाई कोर्ट के पास सरकार गई, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास सरकार गई, फिर वापस हाई कोर्ट आई और सीमित संख्या वाला जो कॉन्सेप्ट था वो लेकर आई। अब इसके बाद सीमित संख्या से ज्यादा संख्या को और बढ़ाने के लिए बात कही जा रही है। क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं इस चारधाम यात्रा में? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि अभी हाल में ही हमारी एक मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ 11 तारीख को सितंबर माह में, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जब तक वो हाई पावर कमेटी की जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये जो देवस्थानम जो बोर्ड है ये भंग रहेगा, ये स्थगित रहेगा, है ना। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, जब मामला मुख्यमंत्री जी ने इसको स्थगित की घोषणा कर दी है तो ये चारधाम यात्रा का जो संचालन जो देवस्थानम बोर्ड द्वारा किया जा रहा है ये किस रूप में किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा अपने सबसे अहम सवाल है। दूसरा, आपने जो सीमित संख्याओं का मामला उठाया है यहाँ पर कि बद्रीनाथ के लिए 1000 और केदारनाथ के लिए 800, गंगोत्री के लिए 600 और यमुनोत्री के लिए 400 यात्रियों के लिए मात्र इन्होंने जो है आज्ञा दी है माननीय उच्च न्यायालय ने। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है, आप पूरे भारत के कोई भी आप उठा करके तीर्थ
देख लीजिए, चाहे वो कामाख्या मंदिर हो, आपके बड़े बड़े जो धाम है, तीर्थ है जितने भी, वो सारे के सारे, वैष्णो देवी मंदिर है, सिद्धि विनायक का मंदिर है, ये सारे के सारे आज के डेट पर खुले। और यहाँ कहीं कोई तीर्थ यात्रा का कहीं भी कोई इसमें संख्या का कहीं कोई निर्धारण नहीं किया गया। तो मात्र इन 4 धामों के लिए क्यों किया गया, सबसे बड़ी समस्या है। ये सरकार को पहले, जब आपने 5 महीने से लगातार सरकार ने इसके ऊपर कहीं कोई पहल नहीं की, अब जाकर इनका ध्यान तब उठा जब लोगों ने लगातार अपने अपने क्षेत्रों में इसको लगातार आंदोलन करे, जिसका एक हिस्सा मैं भी रहा। बद्रीनाथ में हम लोगों ने वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, यात्रा को खोलने को लेकर, देवस्थान बोर्ड बंद को लेकर के हमने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। उसके बाद अब सरकार जागी। अब जागने के बाद भी आप अपना पक्ष ढंग से नहीं रख पाए माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास कि आपको करना क्या है। आपने यात्रा को इतना सीमित संख्या में, जहां लाखों यात्री पहुंचता था, आपने मात्र 1000-1200 की यात्रा से जो तीर्थ यात्री से क्या भला हो जाएगा। जबकि 2 सालों से लगातार सभी 4 धामों के लोग लगातार परेशान हैं, चाहे वो हकूकधारी हो, तीर्थ पुरोहित हो, पंचायत वाले हो, चाहे घोड़ा वाले हो, कंडी वाले हो, गाड़ी वाले हो, घोड़े वाले हो, होटल व्यवसायी हो, जितने भी सारे लोग हैं, ये लगातार इनकी सबकी आर्थिक निर्भरता इसी 4 धाम यात्रा से है जी। और 2 साल से लगातार सब लोग इससे प्रभावित रहे हैं। तो इसमें ऐसे मौके पे जब मात्र यात्रा का 1.5 माह का समय रह जाता है, ऐसे में भी आपने मात्र इसको इतनी सीमित संख्या के साथ यात्रा का जो संचालन किया है, इससे उत्तराखंड का भला नहीं होने वाला। अभी भी मेरे सरकार से अपील है कि सरकार अभी भी जाकर के वो उच्च न्यायालय में जाकर के इसकी संख्याओं को जो बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे इतनी सीमित संख्या में यहाँ के लोगों का भला नहीं हो। क्योंकि बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत जो है वो 4 धाम यात्रा से आता है। उत्तराखंड की बहुत बड़ी आर्थिक निर्भरता है इसके ऊपर टिकी हुई है। बिल्कुल उमेश जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा है। और सुभाष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नमस्कार। आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले गणेश उपाध्याय जी के पास जाऊंगी। गणेश जी, क्या कुछ कहना है आपको? आपने चुनावी स्टंट करार दिया है मुख्यमंत्री के इस बयान को। जी ऐसा है मैम, आज आप देखिए, सरकार, उत्तराखंड की सरकार 3/4 बहुमत पर आई है। ये ऐसी अहंकारी सरकार होगी, इन्हें जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं रहा। आप देखिए, जन आशीर्वाद रैली लगातार निकाल रहे हैं, हजारों की भीड़ हर जगह हो रही है। जो लाखों लोग जिस इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, गणेश जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले रविंद्र आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र आनंद जी, क्या कुछ कहना है आपको मुख्यमंत्री? जी मैम, मुझे इसमें ये कहना है, आज उत्तराखंड जनमानस ने 3/4 बहुमत उत्तराखंड भाजपा की सरकार को दिया। ये सरकार अहंकारी सरकार है, जन सरोकारों से कोई इनका मतलब वास्ता नहीं रहा है। आप देखिए, जन आशीर्वाद रैली निकाले, हजारों की भीड़ जा रही है। पूरा गढ़वाल क्षेत्र जो 4 धाम यात्रा से पूरे लाखों लोग, व्यवसायी, व्यापारी सब लोग जुड़े हुए हैं, इसकी चिंता नहीं है। इन्हें केवल अपनी सत्ता की, किस प्रकार सरकारी स्तर की चिंता है। अगर इस सही प्रकार से अगर पैरवी कर ली होती हाई कोर्ट में, निश्चित तौर पे इस प्रकार की नौबत नहीं आती। ये केवल ढिढोरा पीट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, इसके अलावा कोई काम भाजपा का नहीं। जी रविंद्र जी, आपको क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर, और उसके बाद गणेश जी जो कह रहे हैं उस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार ने कभी भी मतलब अगर हम पिछले 4.5 पौने 5 साल की बात करें, तो सरकार नाम की एक जो चीज होती है वो कहीं दिखाई नहीं देती, और जो भी कुछ ऑर्डर होते हैं वो हाई कोर्ट ही निर्णय लेता है। इससे ये पता लगता है कि बीजेपी कितनी कमजोर सरकार है और निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। साथ ही ये जो पूरा मामला है, इसमें हमारी पार्टी का साफ तौर से ये कहना है कि बीजेपी कभी भी अपना पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी ढंग से नहीं रख पाई। उत्तराखंडियों के जो हक हकूक की बात थी, चाहे वो हमारे पंडा पुरोहित हो, चाहे वो हमारे कोई अन्य व्यक्ति हो, तो इस पर यह है कि बीजेपी ने कभी भी उत्तराखंड वासियों का जो पक्ष है वो कभी भी सही ढंग से नहीं रखा, जिसके कारण हमेशा से उत्तराखंड को नुकसान होता रहा है। और उत्तराखंड पिछले 20 साल से दोनों ही पार्टियों में, जैसा कि मैं अभी गणेश जी को भी सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जन आशीर्वाद रैली, अरे भाई आप भी तो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हो, दूसरे पर पत्थर मारने से पहले अपने घर को भी देख लो, वो भी कांच का है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टियों ने पिछले 20 सालों में
उत्तराखंड को पीछे धकेलने का काम किया है और जिस प्रकार से उत्तराखंड में लूट खसोट का इन्होंने धंधा बनाया है, अब आम आदमी पार्टी एक नए विकल्प के रूप में है और हमने पहले दिन से ये मांग भी की थी कि इस पर सरकार अपना पक्ष रखे, लेकिन सरकार पक्ष रखने में हमेशा कमजोर रही है। इसके पीछे क्या कारण है, उसकी क्या मंशा है, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये बहुत कमजोर सरकार है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है इनके। सरकार को ये नहीं पता, इनके जो दिल्ली के जो केंद्र के लोग हैं उनको ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। 4.5 साल में, बल्कि पिछले 3 महीने में हमने 3 मुख्यमंत्री देख लिए। ये भी उत्तराखंड का एक इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा कि उत्तराखंड के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार में पहली बार ऐसा देखा कि 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदले, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं समझता हूँ उत्तराखंड में जब काम होना चाहिए था, काम की बात होनी चाहिए थी, जनता के सरोकारों की बात होनी थी, हक हकूक की बात होनी थी, उस समय बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया और एक तरह से जो पूरे उत्तराखंड में एक जो कहते हैं ना कंफ्यूज वाली स्थिति जनता के बीच में हुई कि जनता यही तय नहीं कर पाई कि क्या होगा। जो अस्थिरता का माहौल बीजेपी ने बना के रख दिया है उत्तराखंड को, और उत्तराखंड में कई बार ऐसी चीजें हुई हैं, चाहे इनके मुख्यमंत्री रहे हों, जो उनके बयान आते रहे हैं, बड़े विवादास्पद बयान आते रहे हैं और इनकी जो आपसी खींचतान है बीजेपी उसी में लगी है और कांग्रेस भी उसी में लगी है निसंदेह। निश्चित तौर से जिस प्रकार से हरीश रावत और रंजीत रावत जी का मसला, जिस प्रकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत का मसला, काऊ जो विधायक हैं उनका मसला, रविंद्र जी अभी ये सारे मुद्दों पर चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। अभी फिलहाल चारधाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा आगे बढ़ाएंगे हम। तीर्थ पुरोहित भी यात्रा को लेकर मुखर हो रहे हैं और आज हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि सरकार जो है वो एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है ताकि जो सीमित संख्या है उसे बढ़ा दिया जाए। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनुभवी डॉक्टर राज्य के हर परिवार तक मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर रह रहा व्यक्ति चिकित्सक से सिर्फ एक कॉल दूर है। आज राज्य के दर्जनों डॉक्टर सुबह से शाम फोन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जहां टोल फ्री नंबर 104 पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं व्हाट्सएप नंबर 9412080622 पर भी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यवासी ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। पेट की परेशानियां थी, जिसके लिए मैंने 104 नंबर पे कॉल किया। वहां से मुझे कुछ दवाइयां प्राप्त हुई, जिन्हें खाने के बाद मैं पूर्णतः लाभान्वित हुआ और मुझे आराम है। कोरोना के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से मिला इलाज। अब मैं एकदम ठीक हूँ। हमारी आशास है जिनको हमने अभी टैबलेट्स दिए हैं, एनम जिनको हमने टैबलेट्स दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, उनको भी हमने इसकी सारी ट्रेनिंग करा दी है। जब भी ये लोग फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई लाभार्थी मिलता है जिसको किसी तरह की तकलीफ है, जिसको डॉक्टर्स को दिखाना चाहता है, तो टैबलेट के थ्रू, थोड़ा स्मार्टफोन के थ्रू से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे डॉक्टर से निःशुल्क में चिकित्सा परामर्श लेते हैं। जन जन की है सरकार, चिकित्सक पहुँचे आपके द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हाईकोर्ट से गुहार, सूने पड़े दरबार। जिस तरीके से उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में जल्द ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार एक बार फिर हाईकोर्ट से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाने का अनुरोध करेगी।
वर्तमान तय सीमा की वजह से पर्याप्त यात्रियों को धामों में दर्शन का मौका नहीं मिल पा रहा है, जबकि चारों धाम सुबह से ही खाली हो रहे हैं। सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यात्रा का अधिकांश समय जा चुका है और मुख्यमंत्री सिर्फ चुनावी स्टंट के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, सीधे आपके पास आऊंगी। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो लग रहे हैं आप पर कि आपका ये जो अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो एक चुनावी स्टंट है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर चार धाम यात्रा एक बड़ा इवेंट जो है उत्तराखंड में रहा है हमेशा से, और सरकारों के ऊपर महती जिम्मेदारी रही है कि वह जो है संपन्नता सुखपूर्वक जो है संपन्न हो जाए वह चार धाम यात्रा। और इस बार का जो चार धाम यात्रा हो रही है, आप जानते हैं विशेष परिस्थितियों में हो रही है, और इसमें लगातार जो है बाधाएं आती रही। पहले जो है हाईकोर्ट की तरफ से जो है उसमें अंकुश लगाया गया, फिर जब जो है सुप्रीम कोर्ट गए तो फिर हाई कोर्ट ने ही फिर सीमित संख्या में जो है उस पर यात्रा जो है संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार को इसको निर्देशित किया। अब चार धाम यात्रा शुरू हुई है तो उसमें दिक्कत जो आ रही है कि भाई लोग जो है वो अपने घर से बिना जो है ई पास के चल रहे हैं और वो उसको एक सामान्य यात्रा के रूप में ले रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट भी पहले ही कह चुका है, सरकार भी जो है पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि भाई सीमित संख्या में होगी। जो प्रक्रिया है, एक जो डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है उसके तहत, उसमें उसी हिसाब से जो है सबको आना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि जो है श्रद्धालु हैं, लोग हैं, लोगों की भावना है, लोगों की जो है श्रद्धा है, तो उसको देखते हुए जिस प्रकार से जो है स्थानीय जो हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे पंडा पुरोहित हैं, उनके हितों का मसला है और उनका बड़ा दबाव भी रहा है लगातार जो है यात्रा शुरू करने के लिए, तो उनके भी हितों का मसला है और श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा का विषय है वह भी जो है मद्देनजर है। और इसलिए सरकार ने तय किया कि कोर्ट के पास जाएगा और जो है संख्या को जो सीमित की गई है उसको बढ़ाने के संदर्भ में जो आग्रह करेगा। अब इस पर देखते हैं कि जो है क्या उस पर जो है न्यायपालिका से सरकार को और जो है सुभाष जी, लेकिन अभी बड़ा सवाल सुभाष जी, अभी बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है ना कि बहुत कम वक्त बचा है, हमारे पास करीब 1.5 महीने ही बचे हैं, और अब कब सरकार हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करेगी, कब हाईकोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा, कब ये यात्रियों की जो समस्या है इसका समाधान निकलेगा? आपको नहीं लग रहा कि काफी देरी कर दी है सरकार ने इन सब बातों में सोचने के लिए? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में अब सरकार तो शुरू से प्रयास रहा ही है सरकार का, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां हैं, इसमें देरी होती चली गई। फिर न्यायालय से जो आदेश आया उसके तहत अब जब आदेश आया है तो तभी जो है यात्रा शुरू हुई है, और अब जो है यात्रा सुभाष जी देखिए, देरी हुई है तो गलती आपको माननी पड़ेगी कि आपकी सरकार की थी। आप हाईकोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वापस हाईकोर्ट आए, आपने काफी समय बर्बाद किया चार धाम यात्रा को शुरू कराने में। नहीं, देखिए बात यह कि वो प्रक्रिया है तो प्रक्रिया में समय लगता है, हाईकोर्ट में समय लगता है, सुप्रीम कोर्ट में समय लगता है। अब बात यह है कि जब भी हमको मिला आदेश तो उसको जो है आप देखिए बिना समय गंवाए हुए सरकार ने उसको शुरू किया, और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें भी एक आध दिन से अधिक का समय नहीं लगेगा। लेकिन वास्तविकता तो यह है, स्वीकार करना पड़ेगा कि अब समय कम है, तो यात्रा का एक जो है फॉर्मेट है जो महीनों का, उसके हिसाब से समय कम है, और इसमें किस रूप में कितनी जो है संख्या निर्धारित होती है न्यायपालिका के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा, और अन्य क्या कहा जाता है, इसके ऊपर ही सारा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उनको जो है भगवान केदारनाथ के, बद्रीनाथ के, गंगोत्री जमुनोत्री के दर्शन हो जाएं, और जो हमारे व्यापारी मित्र, जो व्यापारी भाई जो है, जो व्यापार प्रभावित हुआ है स्वाभाविक रूप से 2 साल से, उनको थोड़ा सा राहत जो है इस रूप में मिले कि अधिक लोग जाएं तो उनके कारोबार में कहीं जो है थोड़ी सी जो है संभावनाएं और बने। जो सुभाष जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सुभाष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रविंद्र जी, सुभाष जी आपको सुन पा रहे हैं, आपका जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि ऐसा प्रायः देखने में आया है कि जब भी सरकार ने अपना पक्ष हाई कोर्ट में रखना होता है तो वो ठीक ढंग से आपकी सरकार, आपकी पार्टी ठीक ढंग से
पक्ष को नहीं रख पाती है, और कई बार हाई कोर्ट से फटकार भी आपकी सरकार को लगी है। क्या कारण है कि सही ढंग से, सही तरीके से आप पक्ष अपना नहीं रख पाते, उत्तराखंड वासियों का पक्ष नहीं रख पाते? भाई साहब बताइएगा। देखिए, फटकार वाली बात जो आनंद जी आप कह रहे हैं, ये तो अगर आप जो है अपने शासित दिल्ली राज्य में भी उठाकर देखेंगे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अनेकों बार जो है आपकी दिल्ली सरकार को फटकार लगाने का काम किया। ये चलता है, ये न्यायिक पद्धति है, ये तकनीक। मैं उत्तराखंड के बारे में बात कर रहा हूं, इसीलिए हाँ, तो मैं इसीलिए आप उत्तराखंड में हैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, आपकी सरकार वहाँ है ना। मैंने ये कहा कि अगर रवीन जी, लेकिन आप दिल्ली मॉडल ही उत्तराखंड में लाना चाहते हैं वैसे तो। बिल्कुल, तो इसलिए जो है ये तकनीकी पहलू है और इस पर जो है बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। वो किसी एक राज्य का विषय नहीं है। आज न्यायपालिका बहुत सक्रिय है और वो चीजों को बहुत जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ देखती है। कहीं पर जो है कोई चूक की है तो उसको जो है वो दुरुस्त करने का काम करती है। उसको इस रूप में देखना कि साहब वहाँ सरकारें जो है वो असफल हो गई, मैं नहीं समझता हूँ कि वो जो है, क्योंकि किसी चीज को देखने के दो दृष्टिकोण होते हैं, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। और इसलिए जो है आप जो है न्यायालय किसी और पहलू से उसको देखता है, सरकार किसी और पहलू से देखती है। अंततः सुभाष जी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि आपके जो पैराकार हैं उन्होंने जाकर ठीक तरीके से कोर्ट में कोई भी दलील नहीं दी है। शायद यही वजह है, क्योंकि कोर्ट हमेशा संवेदनशीलता के साथ सारी चीजों को सुनती है और वो नहीं चाहती है कि जो परेशानियां तीर्थ पुरोहितों को हो रही है या फिर जो परेशानियां व्यवसायियों को हो रही हैं, अगर आप उनको ये समस्या बताएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट को इससे कोई समस्या होगी। वो कथ्यों पर नहीं, तथ्यों पर बात करती है। आपके पास आधार ही नहीं है उनको कुछ बताने के लिए, और शायद यही वजह है कि कोर्ट को निर्णय लेने में इतना टाइम लगता है और इस तरीके के निर्णय आते हैं। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार एक बार फिर हाईकोर्ट से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाने का अनुरोध करेगी। लेकिन अगर हम तीर्थ पुरोहितों की बात करें तो उनको लगता है कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि वो इसको आगे सुचारू रूप से चलाना चाहती है। विपक्ष का भी यही आरोप है कि वो नहीं चाहते हैं कि सरकार ये जो सुचारू रूप से चारधाम की यात्रा शुरू हो सके। तो तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो विपक्ष द्वारा लगातार लग रहे हैं। साथ ही साथ जो तीर्थ पुरोहित हैं वो में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है और व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। इस कोरोना काल में हमने देखा कि सबकी स्थिति कितनी ज्यादा खराब थी। ऊपर से चारधाम यात्रा जो कि उत्तराखंड में लाइफलाइन कही जाती है वो पिछले काफी लंबे समय से बंद चल रही थी और एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त अभी नहीं बीता है चारधाम यात्रा को शुरू हुए, लेकिन मुश्किलें तमाम खड़ी हो चुकी हैं। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं और सीधे सुभाष जी का रुख करते हैं। सुभाष जी, मेरा सवाल यही था कि आपके जो वकील हैं, आपने जो सरकारी वकील जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें मोटा पैसा दिया जाता है, वो कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। वो उनकी तरफ से कोई, मुझे लगता है, आधार ठीक तरीके से नहीं रखे जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस तरीके से सीमित संख्या और तमाम तरीके की चीजें जो है वो कोर्ट की तरफ से देखने को मिल रही। कोर्ट का किसी भी जो है विषय को अपना नजरिया होता है देखने का, और इसलिए जो है चूंकि जो है लोकतंत्र में कोर्ट सर्वोपरि है, न्यायालय सर्वोपरि है, इसलिए जो न्यायालय कहता है, करता है, जो है जिस तरह की गाइडलाइन देता है तो वही सर्वोपरि होती है। और इसलिए जो है सरकारों का तो अपने दृष्टिकोण से जो रहता है, अपने जो उनके प्रतिनिधि रहते हैं हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भरसक प्रयत्न करते हैं कि जिस दृष्टि से जो है सरकारें चाह रही हैं, देख रही हैं, उसको दृष्टिकोण से जो है देखा जाए।
लेकिन न्यायालय का अपना एक दृष्टिकोण है। देखिए, अब जैसे आप जानती हैं कि कोरोना काल में 5 राज्यों में चुनाव भी हुए, बंगाल सहित जो है चुनाव हुए, और बंगाल का चुनाव हुआ तो, लेकिन बाद में अब जब मुमकिन हो गया था, लेकिन बाद में जब जो है परिस्थितियां बदली करवट, तो फिर न्यायालय के द्वारा एक जो है ये कहा गया कि भाई जो है इस तरह की चीजों से आप जो है परहेज करें, इस तरह की चीजों को जो है। तो चारधाम यात्रा का भी जो है ये एक कारण रहा कि जो है न्यायालय का रुख भी जो एक कारण रहा। दूसरा जो है व्यापक पैमाने पर जो है कोरोना में जो है जो जान माल का नुकसान हुआ जी, जनहित जनता जिस प्रकार से जो है लोगों की जो है को दिक्कत हुई, उसके पश्चात ये बड़ा अजीब सा एक जो है बात है कि लोग फिर भी आज ये कहेंगे साहब गलती हुई है। हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसे माहौल में इसको स्वाभाविक रूप से जो है देर होनी ही थी और होनी ही चाहिए थी। तो वो, लेकिन अब जो है परिस्थितियां बदली तो फिर जो है कोर्ट में गए तो कोर्ट ने उस पर जो है सकारात्मक रूप दिखाया और अब ये खुला है। अब ये जरूर है कि समय कम बचा है। सुभाष जी, देखिए, जब कार्यपालिका काम नहीं करती है ना, तब न्यायपालिका आके स्वतः संज्ञान लेती है, और यही हुआ है उत्तराखंड में। फिलहाल गणेश जी कुछ कहना चाहते हैं। गणेश जी, क्या कुछ कहना आपको? जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज उत्तराखंड हाई कोर्ट में सैकड़ों इनकी पैरवी करने वाले वकील रखे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, एक से एक विद्वान वहां वकील हैं, उन्हें न रखते हुए संघ विचारधारा के लोग जो जिनका प्रैक्टिस में उतना अनुभव नहीं है जितना और अनुभव के लोग रखे जा सकते हैं, इस वजह से इनकी पैरवी अच्छी नहीं हो पा रही है। इन्हें अपना संघ से जुड़ा हुआ आदमी चाहिए। भैया, अगर आपको सत्ता चलानी है, सुभाष जी क्या कहना है आपको? और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज आप तो बायस्ड होकर इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं पूर्वाग्रह, देखिए इनका काम ही ऐसा है। बात ये है मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं बता रहा हूँ, आज 5 जनहित याचिका मैंने दायर कर रखी है। सरकार बिल्कुल कांग्रेस ने क्या किया आपको मालूम है? कांग्रेस सत्ता, देखो नारायण दत्त तिवारी ने एक मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने पूरे 5 साल चलाया। आपने तो 111 दिन के अंदर 3 मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। आपको कहने का हक ही नहीं है। आप तो भाजपा की सरकार को तो सरकार से कोई मतलब नहीं। अच्छा चलिए सुभाष जी, गणेश जी तो विपक्ष में है, मैं मानती हूँ कि वो विपक्ष में है, और आप ही के द्वारा शायद लास्ट डिबेट में कहा गया था कि कुछ तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम है कहना। उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि तीर्थ पुरोहित भी हैं। मैं उमेश जी से जानना चाहूंगी, जब ये अपनी समस्या बता रहे थे तो आप काफी देरी से जुड़े थे तो शायद आप सुन नहीं पाए होंगे। उमेश जी, जरा देवस्थानम बोर्ड और मुख्यमंत्री के साथ आपकी जो मीटिंग हुई है उसके बारे में सुभाष जी को बताइए, और सवाल कीजिए जो आप सवाल पूछ रहे थे। जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो न्यायिक प्रक्रिया की जो आड़ ली जा रही है कि आप अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए, तो मैं आपको एक यहाँ पर बता दूं कि 11 तारीख को, इसी महीने की 11 तारीख को हमारी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा था कि देवस्थानम बोर्ड तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि ये हाई पावर कमेटी की जो है उसमें अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक ये जो है देवस्थानम बोर्ड वो स्थगित रहेगा। तो मेरा सवाल सीधा ये है कि जब देवस्थानम बोर्ड स्थगित है तो ये चारधाम यात्रा का संचालन उसे कैसे मिल पा रहा है? जैसे हमने कहा था कि जो भी आप यात्रा की जो भी व्यवस्था है, हम लगातार मांग कर रहे हैं अपने उससे कि भाई आप जो भी देवस्थान, जो भी चारधाम यात्रा के वहां के स्थानीय कमेटियों को उसको यात्रा का प्रबंधन का संचालन करने का जो है उनको जिम्मेदारी दे दी जाए, लेकिन आप दे नहीं रहे। दूसरा, आप यहाँ पर लगातार एक तरीके से यहाँ पर जो न्यायिक प्रक्रिया के आड़ में जो कह रहे हैं कि साहब आप न्यायालय ने इस मामले को इतना सीमित कर दिया, तो आप अपना पक्ष शुरू से ढंग से क्यों नहीं रख पाए? जबकि आज यात्रा का 5 माह पूर्ण हो चुका है, अब मात्र यात्रा का जो समय बचा है मात्र 1.5 महीने का मुश्किल से समय बचा है। आजकल जो श्राद्ध का समय है, श्राद्ध 20 तारीख से शुरू हो चुके हैं, मात्र 5 तारीख अक्टूबर को अंतिम श्राद्ध होना है। तो ऐसे में मैं आपसे पूछा, जबकि आप इस समय जो यात्रा होती अपने चरम पर होती थी, अब ऐसे में जब यात्रा का आधा समय तो निकल गया, ऐसे में अगर यात्रा को ऐसे वक्त पर शुरू भी कर पाएंगे तो उसका लाभ क्या मिलेगा पूरे उत्तराखंड वासियों को, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सुभाष जी जवाब दीजिए। देखिए, कुल मिलाकर स्थिति यही है कि न्यायालय ने जो कहा है, न्यायालय के आलोक में यात्रा हो रही है, उसकी गाइडलाइन के ऊपर यात्रा हो रही है, और इस न्यायालय ने जो कहा उसके हिसाब से होगा। आप पूरे देश के सारे तीर्थ खुले हुए हैं, सिर्फ हमारे चारधाम ही क्यों बंद है, ये मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ। आप सारे देश के सभी तीर्थ स्थान है, चाहे वो आप वैष्णो देवी ले लो, आप चाहे वो सिद्धि विनायक ले लो, आप कामाख्या मंदिर ले लो, बड़े बड़े भारत के सभी धाम खुले हैं, सिर्फ मात्र उत्तराखंड के 4 धाम है वो सिर्फ बंद है।
तो जाइए ना, आप पार्टी बनकर जाइए ना हाई कोर्ट में, अगर इतना ही जो है सरकार तो आप जाइए। सुभाष जी, दिस इज वेरी रूड। क्यों नहीं जाइए? सुभाष जी, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप इस तरीके से नहीं कर सकते उमेश जी से। सरकार चलाना नहीं आता, जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप देना चाहिए। आप यहाँ गणेश जी, उमेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप लोग जो है हजारों लोगों को जो है कोविड से ग्रस्त करना चाहते हैं ना, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने जान पे कोई परवाह नहीं है आपको जो है। हमने अगर किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी का बेटा जो है हो जाए, जुड़े हुए लोगों को आप रख रहे हैं, एडवोकेट को रख लीजिए। गणेश जी, रवीन जी, स्टूडियो में बैठकर जो है वो चर्चा करना अलग विषय है, और धरातल पर जाकर काम करना और धरातल पर जो है चीजों को रखना और उसको व्यवस्था करना जो है वो अलग विषय है। सवाल, इसलिए छोटा सा सवाल है यहाँ पे, इनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, इससे कोविड नहीं फैल रहा है ना? जो यहाँ पर आजकल ये लगातार जो जन आशीर्वाद। सुभाष जी, आपको क्या लगता है जनता बेवकूफ है? सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर उत्तराखंड वासियों की जनता, जो उत्तराखंड वासी उनको बेवकूफ बना रहे। अरे जन आशीर्वाद यात्रा में कितने लोग हैं भाई? अरे 200 लोग होंगे, 250 लोग होंगे, 3,000 लोगों को आपने परमिशन दिया, 300 लोग होंगे। आप क्या कोविड फैलाने के लिए, सुभाष जी वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोविड फैलाने के लिए एक व्यक्ति भी काफी है। आप 200-250 का हवाला दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 लाख लोग आ जाएं वहाँ, और उसके बाद एक साथ 3,000 आदमियों के आपने परमिशन दिया है। चिल्लाइए मत, वाले बात करते हैं। तेजी से अगर चर्चा करनी हो तो भैया जो है आचार संहिता के साथ। सुभाष जी, जो तहजीब आप सिखा रहे हैं उस तहजीब को आप भी पालन करिए, और आप भाजपा प्रवक्ता हैं, आपको विनम्रता से जवाब देना चाहिए। आप तीन पुरोहित से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैडम मैं प्रवक्ता हूँ, तो ये इस तरह से ये जोर से बोल के जो धमकाने वाली बात है ना, ये नहीं होती है। आप भी अभी इसी टोन में बात कर रहे थे सुभाष जी। तो आप एंकर हैं, तो फिर आपको उस हिसाब से इन पर रहना चाहिए। खो दिया है बार बार। अब मैं देख रहा हूँ न्यायालय के मैडम मुझे कुछ कहना है, वो वजह से आप चल रहे हैं। जी आती हूँ रवि जी आपके पास। रहने का अधिकार है हमको, तो उत्तराखंड की जनता जो है कोई अधिकार नहीं है, सहकारिता से लेके पंचायत से लेके नगर पालिका से लेके विधानसभा तक के चुनाव में जो है हम कैसे सत्ता में आया, जनता जान चुकी है। महंगाई आपने बताई, एक रोजगार दिए आपने, मैं देखा एक लोगों को रोजगार दिए। 111 दिन में 3 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए। आप बताइए आपका विजन कहाँ है, आपकी सोच कहाँ है? आप कैसे कहते, आप तो कहते सत्ता कैसे आती है हिंदू मुस्लिम करके या वो करके, तो ऐसे नहीं चलने वाला। जनता जान चुकी है यहाँ। अरे माथुर जी ऐसे नहीं चलेगा, धरातल में काम होना चाहिए। उत्तराखंड की जानमानस आपको गरीब माफ नहीं करेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम उत्तराखंड की जनता के प्रति जवाब दे हैं, और हम जनता के कुछ नहीं जवाब दे नहीं है। आप आपकी पैरवी करने वाले लोग आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। आपके कहने से नहीं होता है। जनता ने एसएलपी वापस लेने के बाद हाईकोर्ट में आपकी सुनी गई। ये तो आपके हालात हैं। खारिज किया है यहाँ आम आदमी पार्टी को खारिज किया है। 5 जनहित याचिका दायर मैं कर चुका हूँ। सरकार ने इंप्लीमेंट करने के नाम पर किसान आयोग का गठन करके उनकी केवल इन लोगों को, ये तो सरकार की बातों का इंप्लीमेंट ही नहीं करते। ये तो अपने को बहुत बड़े अहंकारी हो गए। अरे सत्ता का सुगिराजा नहीं करिए भैया, जिस जनता ने आपको चुन के गणेश जी आपके पास आती हूँ मैं। रवीन जी कुछ कह रहे हैं। रवीन जी क्या कुछ कहना है आपको? देखिए मैडम, अभी सुभाष बटवाल जी ने एक बात कही कि हमारी जन आशीर्वाद रैली में 200-250 लोग होते हैं जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर 200-250 भी होते हैं तो क्या आपके पास 200-250 की परमिशन है? पहली बात। दूसरी बात, जो आपकी सरकार और आपकी संगठन के लोग ये कहते हैं कि जन आशीर्वाद रैली में हजारों लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, तो या तो वो मिथ्या है या फिर आप मिथ्या बोल रहे हैं। दोनों में से एक बात तो झूठी है, या तो पार्टी आपकी झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप ही ने कहा उत्तराखंड के हितैषी हो, शत्रु हो, आप 10-10 हजार लोगों की रैली कर रहे हैं, बता रहे हैं आप। मेरी बात पूरी सुन ले पहले, कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। आप बड़े भाई हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप बात सुन ले पहले पूरी। मेरा ये कहना है, जो 200-250 लोग आपने बात की, क्या उसका आपके पास उसकी परमिशन होती है तब आप करते हैं? आप मुझे ये बताएं, परमिशन होती है आपके पास जन आशीर्वाद रैली निकालने की? बिल्कुल होती है, निश्चित रूप से। नहीं होती? दिखाइए आपके पास। निश्चित रूप से होती है। आपके पास कोई पहले आप बताइए, जितनी बार केजरीवाल जी ने जितनी बार यहाँ रैलियां की, उनकी परमिशन बता दीजिए आप, जो है ना। आपकी तब हम भी बता देंगे। आपने बोला
आपने बोला ना, बता देंगे आपको जो है, तो नहीं हम भी बताएंगे आपको। सुभाष जी कोविड का हवाला आप दे रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया है, हमने परमिशन ली है। तो पालन करवा के आप चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलवा दीजिए ना सुभाष जी, या फिर मान लीजिए आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो हमारे हाथ में है क्या? आप भी इस तरह से फिर आपने न्यायपालिका की आड़ ली, भेज दे वहाँ। पूरी चर्चा सिर्फ न्यायपालिका। मैं मानती हूँ कि ऑनरेबल न्यायपालिका की तरफ से जो भी बातें कही जाती वो बिल्कुल सही है सुभाष जी, लेकिन आप मान क्यों नहीं लेते? आपके बस का नहीं है, नहीं हो पा रही चारधाम यात्रा आपसे, नहीं करवा पा रहे आप। मैं आदेशों की अवहेलना करते हुए कर दें जबरन आप न्यायालय से सुप्रीम है क्या? आप बताइए ना। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं न्यायालय से सुप्रीम हूँ, मैं बहुत ज्यादा मैं उनका सम्मान करती हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रही है फिर आपकी जो है? मैं सुभाष जी सिर्फ आपको इतना कहना चाहती हूँ, गणेश जी रुक जाइए और अमीन जी आप भी रुक जाइए। मैं सुभाष जी आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप ये मान लीजिए कि आपके बस का नहीं था, कार्यपालिका जब आपकी काम नहीं कर पाई तो न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान लिया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट आपको जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में भी आप वापस हाई कोर्ट आए, उसके बाद आपने यात्रा शुरू करवाई और अभी भी आपके पास व्यवस्था नहीं। कुंभ से आपने कोई सबक नहीं लिया, सिर्फ कोविड का हवाला देते रहते हैं। लगा था चारधाम पर और हाई कोर्ट की इच्छा के अनुसार ही खुला है, हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही जो है उसको किया गया है, हाई कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पर ही संचालित हो रही। अगर संख्या बढ़ाने की बात करेगी तो हाई कोर्ट ही जाकर तय होगी और जब वो हमको कहेंगे उसके बाद आप सिर्फ न्यायपालिका की आड़ ले रहे हैं, चुनावी माहौल चल रहा है ताकि आप पर कोई उंगली ना उठे, सिर्फ इसलिए आप न्यायपालिका की आड़ ले रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है ये। और मैं सम्मान करती हूँ न्यायपालिका को, मैं न्यायपालिका से अनुरोध करती हूँ कि जरा वो इस बात का भी संज्ञान ले जो बार बार सरकार की तरफ से न्यायपालिका की आड़ में इस तरीके की चीजें कही जा रही है, बदनामी फैला रहे हैं आप न्यायपालिका की। नहीं क्यों जाएगी सरकार कोड ऑफ कंटेम्प्ट में, क्यों जाएगी आप बताइए? हम क्यों ऐसा कोई काम करेंगे? आपके चैनल पर बैठकर लोग कहें कि आप खोल दीजिए पूरी चारधाम यात्रा जो है 1 लाख लोगों को आने दीजिए, तो क्या आपके कहने पर हम जो है खोल देंगे उसको? आप बताइए ना, सरकार कोड ऑफ कंटेम्प्ट क्यों करेगी? आप बताइए। आप तकनीकी विषय को जो है गैर तकनीकी ढंग से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बुद्धिमत्ता है और न इसमें कोई जो है समझदारी है। आप तो सरकार है, तो सरकार भी जो है कोर्ट से ऊपर नहीं होती है, सरकार कोर्ट से ऊपर नहीं होती है। कोर्ट जो गाइडलाइन देता है, कोर्ट जो वर्डिक्ट देता है, कोर्ट जो आदेश करता है उसका पालन करना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है और हम कर रहे हैं। सुभाष जी मैं आपसे जी आदरणीय सुभाष जी, हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप बार बार न्यायालय का नाम ले रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज, अपनी बात को पूरा करें। मैं बार बार ये न्यायालय का नाम ले रहे हैं। मैं पुनः फिर कहना चाहता हूँ, आज हाई कोर्ट में सैकड़ों की फौज खड़ी कर रखी है, केवल वो लोग रखे हैं जो भाजपा विचारधारा आरएसएस जुड़े हुए लोग हैं, विद्वान, उनसे भी विद्वान लोग वहां वकील बैठे हैं, उनका सहयोग नहीं है, उन्हें मौका नहीं दे रहे। इसीलिए आज इसी होते तो ऐसी नौबत आती है, आप देख रहे आपने इस प्रकार की नौबत आती क्या? तो आज नौबत आ रही, आप शीशेलिदर करी सरकार की, आप बार बार न्यायालय का नाम ले रहे हैं। न्यायालय का सम्मान करता हूँ। देखिए आज 50 साल तक कांग्रेस से पूछा आपने जो है, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भर्ती हुई जो है जज के रूप में, वकील के रूप में, सरकारी उसके रूप में जो है सुप्रीम कोर्ट में लगे जो है भर्तियां की कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक पूछा लेने के बाद सुनो सरकार ने पीछे उठाकर देखिए और सुनिए चिंता है इसमें 500 सरकारी अमला बैठा है हाई कोर्ट में। देखिए मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट में कोई वकील जाता है सरकार की तरफ से, प्रक्रिया होती है हमारा सरकार में डालना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता कोई सड़क से उठाकर किसी को वहां बिठा दें, चीफ सेक्रेटरी का किसी को इस तरह से सड़क पर उठाकर जो है हाई कोर्ट में जो है। गणेश जी आपकी बात सुन ली मैंने। बरसवाल जी, सुभाष जी, मैं बताऊं, ये बार-बार कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। इनका केवल अहंकारी सरकार, इनमें सरकार में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस सरकार को अब स्वतः ही भंग करके पुनः जनता का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये अब मालूम पड़ जाएगा, जनता इनकी राह देख रही है। इन्होंने 1 लोगों को कोई रोजगार दिया, 111 दिन की गणेश जी हो गया, कोई वीजा लड़ने झगड़ का काम देखिए। आप देख पता लग जाएगा आपको, लग रहा है। अब 6 महीने का इंतजार कर लीजिए।
बरसात तो बंद होगी, आप घोषणाओं की बरसात हो रही है, जो काम हो ही नहीं सकता। कैबिनेट में नए नए चीज के डिसीजन हो रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम सो कर रहे हैं, और कहते हैं हमारा फैसला नहीं है। ऐसी बात माथुर साहब ऐसा नहीं चल सकता। आपको सत्ता में बना रहेगा अधिकार नहीं है, ऐसे 5 साल से आपको झेलती आ चुकी है, अब समय से चला गया। एक लोगों को रोजगार, महंगाई कहाँ पहुंचे, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आम जनमानस मजदूर परेशान है। आप उनकी चिंता करिए, आशीर्वाद दे रही है लगातार। नहीं चलेगा। 5 जनता ने संकल्प ले लिया, आपको आने वाले वक्त में ऐसा मैसेज मिलेगा, आपको अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल बार बार जनता को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी पैरवी नहीं करने के लिए अच्छे लोग नहीं रखते हैं। जनता को कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाइए गणेश जी, रुक जाइए गणेश जी, रुक जाइए। सुभाष जी आप भी, उमेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। उमेश जी, आपका एक सवाल था देवस्थानम बोर्ड को लेकर, अभी तक सुभाष जी ने उसका जवाब नहीं दिया ठीक तरीके से। सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो मीटिंग हुई उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड जो है वो तब तक के लिए भंग रहेगी जब तक ये हाई पावर कमेटी जो है अपना निर्णय नहीं ले लेती है, लेकिन उसके बाद भी देवस्थानम बोर्ड ई पास भी ले रहा है, रजिस्ट्रेशन भी करा रहा है, सारी जिम्मेदारियां ले रहा है, ऐसा क्यों? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनुभवी डॉक्टर राज्य के हर परिवार तक मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर रह रहा व्यक्ति चिकित्सक से सिर्फ एक कॉल दूर है। आज राज्य के दर्जनों डॉक्टर सुबह से शाम फोन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जहां टोल फ्री नंबर 104 पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं व्हाट्सएप नंबर 9412080622 पर भी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यवासी ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मेरे पेट की परेशानियां थी, जिसके लिए मैंने 104 नंबर पे कॉल किया। वहां से मुझे कुछ दवाइयां प्राप्त हुई, जिन्हें खाने के बाद मैं पूर्णतः लाभान्वित हुआ और मुझे आराम है। कोरोना के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से मिला इलाज, अब मैं एकदम ठीक हूँ। हमारी आशास है जिनको हमने अभी टैबलेट्स दिए हैं, एनम जिनको हमने टैबलेट्स दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, उनको भी हमने इसकी सारी ट्रेनिंग करा दी है। जब भी ये लोग फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई लाभार्थी मिलता है जिसको किसी तरह की तकलीफ है, जिसको डॉक्टर्स को दिखाना चाहता है, तो टैबलेट के थ्रू, थोड़ा स्मार्टफोन के थ्रू से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे डॉक्टर से निःशुल्क में चिकित्सा परामर्श लेते हैं। जन जन की है सरकार, चिकित्सक पहुँचे आपके द्वार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हाईकोर्ट से गुहार, खाली पड़े दरबार। जिस तरीके से सीमित संख्या में ही चारधाम यात्रा में यात्रियों को आने की बात कही जा रही थी और यात्री पहुंच भी रहे थे, लेकिन तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार मांग उठ रही थी कि सीमित संख्या वाले कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाए और सभी को आने की इजाजत दी जाए। लेकिन सरकार की तरफ से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम हाईकोर्ट जाएंगे और वहां पर गुहार लगाएंगे कि सीमित संख्या जो है उसे बढ़ा दिया जाए।
हालांकि विपक्ष कहीं ना कहीं इसे चुनावी स्टंट करार दे रहा है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी उमेश जी इस बात को कह रहे थे, उनके सवाल का आप जवाब दीजिए कि आखिर क्यों देवस्थानम बोर्ड ये तमाम व्यवस्थाएं फिर से करने लगा जब उसे भंग करने की बात कही जा रही थी। तो साथ मिलकर जो है इसको अंजाम देती थी। अब चूंकि मंदिर समिति कर नहीं रही है और देवस्थानम बोर्ड जो है वो गठन हो गया था उसका, और देवस्थानम बोर्ड का भी पूरी तरह से जो है इसमें उपयोग नहीं हो रहा है, उसका आंशिक उपयोग जो है इसमें किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ चूंकि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो है मंदिर समिति के पास थी, वो देवस्थानम बोर्ड को हस्तांतरित हुई। और चूंकि वो जिस समय ऐसे समय में जबकि यह निर्णय आया तो वो सारी व्यवस्थाएं जो है उन्हीं के माध्यम से जो कुछ जो है संपन्न होनी संभव हुई, तो वो फिर उनको ही जो है उसको तत्काल जो है उनको उसमें लगाया गया, जैसे ही पास वगैरह जो है इसका इश्यू करने के लिए। तो इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। और क्योंकि ये तत्काल ही जो है निर्णय आया हाईकोर्ट का जो है, तो उस पर जो संभव हुआ सरकार से उस रूप में आगे बढ़ाया गया। जी उमेश जी, क्या कुछ कहना है आपको? नहीं, हमारा कहना ये जवाब जो है इनका कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं था। जब एक बार मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने मुंह से घोषणा कर दी थी कि हम देवस्थानम बोर्ड को तब तक स्थगित करते हैं जब तक हाई पावर कमेटी की अंतिम रिपोर्ट हम तक जमा नहीं हो जाती। तो ऐसे में हमारा कहते हैं जब मात्र आपने 3000 यात्रियों के मात्र वहां पर उसको दिया है कि भाई हम मात्र 3000 यात्री ही वहां आ सकता है, तो इतनी छोटी सी समय में, इतनी छोटे से सीमित संख्या में जब यात्री वहां पर पहुंच रहा है तो इसका संचालन तो पहले भी वहां की समितियां, जैसे गंगोत्री की समिति अपनी तरीके से उसको संचालन करती थी, यमुनोत्री वाली वो अपनी समय से संचालन, या रविंद्र जी आऊंगी आपके पास, आती हूँ। जो एसडीएम जो लोग थे वो उसका यात्रा का संचालन कर सकते थे। ऐसे में आपने वो देवस्थानम बोर्ड को इसमें शामिल करके, जो कि लगातार अपने कुप्रबंधन का शुरू से ही अपना शिकार रहा है, तो ऐसे में आपने उसको शामिल करने का क्यों मतलब ये इतना बड़ा रिस्क उठाया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जी रविंद्र जी, क्या कुछ कहना है आपको? देखिए ऐसा है कि सुभाष जी ने जो बात कही ना, उससे बिल्कुल ये साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा क्या है। क्योंकि जब हजारों की संख्या में, 10-20 हजार की संख्या में लोग चार धाम में जाया करते थे, तभी भी मंदिर समितियां अपने हिसाब से अरेंजमेंट करती थी और सब काम होते थे। लेकिन जो इन्होंने देवस्थानम बोर्ड को फिलहाल जो लगाया है वो मतलब सरकार ये चाहती है कि किसी तरीके से देवस्थानम को चलते भी रहने दिया जाए और पंडा पुरोहितों को भी विश्वास में लिया जाए, लेकिन दोनों चीजें एक साथ उनकी मंशा पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा से ये पूरी मंशा इनकी साफ जाहिर हो चुकी है और इनकी कलई खुल चुकी है कि ये पंडित पुरोहितों के खिलाफ है, हक हकूकदारियों के खिलाफ ये सरकार है। और ये सरकार जो है अब बहुत ज्यादा दिन की सरकार नहीं है। अब ब्राह्मणों ने ये संकल्प लिया है कि इस सरकार को, इस ऐसी सरकार को जिन्होंने उनके हक हकूक छीनने का काम किया है, उसको उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। जी गणेश जी, क्या कुछ कहना है आपको? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे भाजपा प्रवक्ता बार बार न्यायालय का नाम ले रहे हैं। आपको बता दूं, जब कोरोना टेस्टिंग जो स्टिक थी वो हमारे किच्चा पुल भट्टे में जो हरिद्वार में यूज किए, जो कोरोना टेस्टिंग स्टिक जो यूज किए हुए थे, उससे जिम्मेदार कौन है? कोरोना अधिक उत्तराखंड में क्यों फैला? आज आदरणीय कोर्ट इसलिए संज्ञान पे लिया। आदरणीय कोर्ट को मालूम है ये सरकार केवल पूरा प्रोपोगंडा और कहते हैं अपनी जुमलेबाजी करती है, कार्य से कोई वास्ता नहीं है। इस सरकार को काम करने का कोई विजन नहीं है, केवल सत्ता सत्याने का इनका है। आज देखिए इतना समय हो गया, 5वां साल लगने को है, बताइए किसी एक आदमी को रोजगार मिला हो? आप लगाइए, 1.5 साल से कह रहे हैं हम पद भर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम 21,000 पद भरने जा रहे हैं हम खाली। अब कब कहा 2 महीने 3 महीने के बाद आचार लगने वाली है। अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। और जो हाई कोर्ट को इस चीज का संज्ञान में है, ये सरकार केवल जुमलेबाजी करती है, धरातल में कोई काम नहीं करती है, इसलिए वो डायरेक्शन दे रही है। अगर सही पैरवी कर ली होती इस प्रकार की नौबत नहीं आती। आज मेरे 5 जनहित याचिका है, किसान आयोग का गठन हम मेरी जनहित याचिका के तहत हुआ था, जिसमें और भी इंप्लीमेंट करना था। जब उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को अवहेलना का केस लगा, तब उन्होंने डर के मारे किसान आयोग का गठन उपाध्यक्ष बनाया।
और अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ऐसे गणेश जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं फिलहाल ये देखना ही होगा कि अब सरकार का पिटीशन दायर करती है, क्या कोर्ट का फैसला आता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से हाई कोर्ट से एक बार फिर गुहार लगाई जाएगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, और चारधाम यात्रा में जो सीमित संख्या उसे बढ़ाने की बात कही जाएगी। हालांकि कोर्ट का कब फैसला आएगा ये भी देखना होगा, और अब 1.5 महीने का ही वक्त बचा है, तो ऐसे में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से कैसे चलेगी ये भी देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।